Okay, so hello everyone. Today we are going to start our lecture number two, and today's points to discuss are the first thing is importance of management, and the second very much important things is that nature of management. Okay, so moving forward with the first point, that is importance of management. So there are 5 points which you have to remember. The first point is this: it is helps in achieving group goal, or it helps in achieving the company's goal. So as far as we have studied the complete definition of management, that management is a process through which works are done by other effectively and efficiently. So all these works, basically all these types of works are being done by the worker with the objective to achieve the company's goal. Next thing is that it increases the efficiency. It's simply when company will work efficiently, that means when worker will work, when worker will get complete guidance, good instruction, good working environment, they will work uh, with their higher efficiency, or you can say that they will perform better and better, which will certainly increase the efficiency of the company. अगर वर्कर को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो एफिशिएंसी भी होगी वर्क करने की वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी के साथ साथ जो कंपनी का भी वर्क करने का जो प्रोसीजर होगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. थर्ड थिंग इज दैट इट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक एनवायरनमेंट ही क्रिएट करता है, मतलब कि अगर बाहर की वर्किंग कंडीशन चेंज होती है तो वो उसी के हिसाब से चेंजेस कंपनी में लाता है, कि जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपनी को बाहर के चेंजिंग एनवायरनमेंट को टैकल करने के लिए या बाहर कंपटीटर्स से बीट करने के लिए. जैसे अगर मोबाइल कंपनी के बारे में बात करिए, तो कोई भी मोबाइल कंपनी अगर एडवांस कैमरा लाती है, तो उसी तरीके से अदर कंपनी भी क्या करती है कि एडवांस से एडवांस कैमरा लाने की कोशिश करती है. तो यहाँ पे उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि वो कंपेरेटिवली स्टडी करता है कि क्या 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 चेंजेस हैं और हमें अपनी कंपनी में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है. नेक्स्ट थिंग है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. जो भी मैनेजर होता है वो टाइम टू टाइम जो है अपने वर्कर्स को गाइड करता रहता है. तो अगर वो टाइम टू टाइम वर्कर्स को गाइड कर रहा है, तो गाइड वो क्यों कर रहा है? गाइड वो इसलिए कर रहा है कि जो वर्कर है वो भी अपनी वो भी जो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इंक्रीज इन सैलरी, प्रमोशंस, ठीक है, बोनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उसको भी अचीव करें. अब ये कैसे होगा? जब वर्कर अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, अपने इफेक्टिवनेस को दिखाएगा, तो सर्टेनली उसका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होगा. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है केवल कंपनी की हेल्प नहीं करता है, कंपनी के साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी भी हेल्प करता है. लास्ट है आपका जो पांचवा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का डेवलपमेंट ये कैसे करता है? जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको पता है कि अगर उनको अपनी कंपनी को रन कराना है, तो कंपनी को बेटर वे में रन कराने के लिए उनको सोसाइटी के रिसोर्सेज की ज़रूरत है. तो सोसाइटी के रिसोर्सेज की ज़रूरत के साथ साथ उनको ये भी पता है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है. तो जब उनको पता है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या जो है बेटर से बेटर वे में कर सकता है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को और भी अच्छे से समझिए कि जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो तब हम बात करते हैं कि सोसाइटी में कितने लोग हैं. जैसे सोसाइटी में आपका कस्टमर हो गया, सोसाइटी में ही आपका वर्कर भी रहता है. तो यहाँ पे कंपनी का ऑब्लिगेशन बनता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को तो खुश करे ही करे, साथ ही साथ जो कस्टमर भी हैं उसके, उनको बेटर से बेटर प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दाम में प्रोवाइड करे, कि ताकि सोसाइटी भी जो है कंपनी के बिजनेस करने के तरीके से सेटिस्फाई रहे. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस. ओके, मैनेजमेंट को हम साइंस भी कंसिडर कर सकते हैं. अब उसके पीछे रीज़न समझिए. यहाँ पे रीज़न जो है वो लिस्टेड है. रीज़न नंबर 1 है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब मैनेजमेंट में आप जो भी पढ़ेंगे तो आप सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है
जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको मिलेगा कि किसी भी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है कहीं पे भी या किसी भी कंपनी के अंदर। दूसरा है प्रिंसिपल्स आर डराइव ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डेराइव करने से पहले उन पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, उनको चेक किया गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल जो है विद इन फोर्टनाइट ही मतलब कि आज सोचा और कल उसको लागू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उनको बनाने से पहले जो है जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थे उन सबको ऑब्जर्व किया गया, फिर उन सभी ऑब्जर्वेंस से इसके प्रिंसिपल को क्रिएट किया गया है। तो वी कैन certainly say that like the science, certain experiments have been performed and logical thinkings have been done by various managers, by various intellectual persons. So as a end result we got the scientific principles which are based on logical approach or which are logical and which are based on scientific observations. Next thing is that principles are based on repeated experiments. Listen carefully. Before the development of scientific principles, many experiments have been done by the managers. मतलब जो भी scientific principle बना है उसको बनाने से पहले, उसको लागू करने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है किए गए हैं, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे जगहों पे इनको जांचा परखा गया है और जांचने परखने के बाद ही इनको जो है किसी भी कंपनी में या इनको ये कहा गया कि नहीं ये हमारे लिए बेटर है, हम इसको कंपनी में लागू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे साइंस पूरी दुनिया में अपना वर्क करता है तो सेम उसी तरीके से ये मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट को हम इससे पहले भी कई बार इस चीज़ को सुन चुके हैं कि कोई छोटी से छोटी शॉप हो या बड़ा से बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर हो, हर जगह मैनेजमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम इतना भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है बिल्कुल साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे एग्जैक्ट तो नहीं है, उनमें चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन चेंजेस पॉसिबल होने के बावजूद हम उनको हर जगह पाएंगे, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो या कोई एक छोटी मोटी दुकान हो, चाहे आपके घर का किचन हो, चाहे आपके घर का बेडरूम हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ आते हैं, मतलब वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे समझिए कि मतलब अगर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो स्कूल में अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं किया जाएगा तो स्कूल को चलाना जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे मैंने बात करी कि किचन की, तो किचन में अगर सारा सामान एक जगह पे या किसी एक डिसाइडेड प्लेस पे नहीं रखा जाएगा तो इसमें क्या होगा कि किचन में जो है वो टाइम का वेस्टेज होगा। अगर मैं आपके पर्सनल रूम की बात करूं तो यहाँ भी अगर आपको पता चले कि मतलब कभी आपका बेड जो है वो राइट साइड में है, कभी लेफ्ट साइड में है, कभी मतलब कहीं और चला गया, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको जो है प्रॉब्लम सी क्रिएट होगी। तो हर एक चीज़ को सही जगह पे रखना, बेटर वे में रखना, ये सारा काम जो है किसका होता है, मैनेजमेंट का ही होता है। और ये मैनेजमेंट कोई ना कोई जो है करता ही रहता है। ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी होता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स which declares that management as a science. The first point is that it is a systematic body of knowledge. Second is principles are based on the basis of logical and scientific observation. Third point is principles are based on repeated experiments. And the fourth one is that it is universal valid or it has universal validity. So now moving forward with the second nature of management. The second nature of management states that management as an art. मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट हमारा आर्ट कैसे हो गया। अब समझिए कि यहाँ भी आपके थ्री ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि जो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब समझिए कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे होगी। पहला पॉइंट है इसका कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और यू कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यू कैन से दैट कि जस्ट लाइक कि अगर आप आर्ट का मतलब आर्ट साइड की कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें जो है उसकी मिल जाती हैं, मतलब पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होता है। तो लाइकवाइज मैनेजमेंट में भी जितने भी
थियोरेटिकल नॉलेज हैं वो पहले से ही अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट में भी जैसे आर्ट में सारे थियोरेटिकल नॉलेज होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी सारे थियोरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट इट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यू कैन से दैट जस्ट लाइक अ पेंटर। अगर कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, अगर उसको आर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे पर्टिकुलरली होना जरूरी है। जब तक वहाँ पे वो पर्सन अवेलेबल नहीं होगा या जब तक उसका इंक्लूजन नहीं होगा तो तब तक वो किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लाइक वाइज मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है, मैनेजमेंट को भी एप्लीकेबल करने के लिए, मैनेजमेंट को भी लागू करने के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन की जरूरत होती है जो क्या करेगा कि जो मैनेजमेंट को उस कंपनी में जो है अप्लाई करेगा। थर्ड थिंग क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यू कैन से दैट जस्ट लाइक अ आर्टिस्ट, ठीक है, कि जो पेंटर जितना ज़्यादा पुराना होगा उसका आर्ट जो है उतना ज़्यादा बेहतर से बेहतर होते जाएगा। तो लाइक वाइज इन आवर मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है, जो मैनेजर जितना ज़्यादा पुराना होगा, जो मैनेजर हमारा जितना ज़्यादा पुराना होगा उसकी नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को किसी भी कंपनी में उतना ज़्यादा बेटर से बेटर वे में एप्लीकेबल करता जाएगा। सो फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट is management as an art also. Now moving forward with the third nature of management, that is management as a profession. Okay, so moving forward with management as a profession. Okay, so when we talk about that management as a profession, so here are also few points which declares that management as a profession. The first point which declares that management as a profession is that it is a well defined body of knowledge. Well defined body of knowledge. Okay, so listen carefully. Well defined body of knowledge, it means that like the other profession like teacher, like doctor, like engineer, management also have a well defined body of knowledge. मतलब इसके भी कुछ पार्टिकुलर इसके बारे में भी कुछ नॉलेज होता है कि जो जब तक किसी एक पर्सन के पास नहीं होगा तब तक वो मैनेजर नहीं बन पाएगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की स्टडीज़ करने की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, वैसे ही मैनेजमेंट या वैसे ही मैनेजर बनने के लिए मैनेजमेंट करने की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इट मीन्स दैट कि कोई भी कभी भी मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास जो है एक कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, या जब तक आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तब तक आप मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए एंट्री नहीं पा पाएंगे। जैसे जितने भी IIM के कॉलेजेस होते हैं तो वो सभी क्या करते हैं, वो सभी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। कैट हो गया, जैट हो गया, जीमैट हो गया, ये सभी एग्ज़ाम्स होते हैं किस लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को खोजने के लिए। क्लियर है? सो हियर यू कैन से दैट इट इज़ अ restricted entry. The third point is that presence of professional association. Presence of professional association. Professional association, you can say that professional association से you can say that कि जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर की, ठीक है, तो डॉक्टर्स की अपनी खुद की एक काउंसिल होती है, खुद का एक अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को बनाते हैं। तो लाइकवाइज जो मैनेजर्स भी होते हैं तो यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है कि जो आपका एथिकल कोड और कंडक्ट मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करता है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो एक मैनेजर को फॉलो करने होंगे। लास्ट थिंग है इसका existence of ethical code. Okay, so in ethical code you can say that last point is ethical code. Ethical, you know, moral. Ethical मतलब क्या होता है, moral, ठीक है। So there is the presence of ethical code also. That means each and every manager has to follow some ethical code of conduct. Like that you can say that
ethical code, that means there are few responsibilities of every manager. For example, if in any business organizes, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलरेडी एक मैनेजर पहले से ही वर्क कर रहा है, तो उसके वर्क पे दूसरा मैनेजर आके वहाँ पे मतलब उसके बीच में आके उसके वर्क को स्टॉप नहीं करेगा. उसको स्टॉप करने से पहले उसे उस जो प्रीवियस मैनेजर है उसकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सलेमपुर का जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे देवरिया का जो ब्रांच मैनेजर है वो डायरेक्ट आके सलेमपुर के ब्रांच मैनेजर के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक मैनेजर को अपने एथिकल कोड को फॉलो करना पड़ता है, कि मतलब कोई भी मैनेजर किसी दूसरे मैनेजर के काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा. क्लियर है? सो आई होप सो विथ दिस in lecture 2, I think so that you all have understood about the importance of management as well as the nature of management. So for today in lecture 2 only this much. So all of you stay home and stay safe. Thank you.